शुरू हो चुका, तकरीबन 15 से 16 दिन गुजर चुके हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स जो ग्लोबल लेवल पे इकनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके बारे में पब्लिश हो रही हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ राय रख रहे हैं कि इस साल में कौन सी इकानमी या कौन सा मुल्क मुआशी एतबार से ज़्यादा ग्रो करेगा। अभी देखा जाए तो इंडिया के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि 2024 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन 6% रहने की तवक्को की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ या जो भारतीय कंपनी है वहाँ पे सरमाया उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से सरमाया आना चाहिए था, जिस तरह सरमाया आने की तवक्को थी। अब स्टॉक मार्केट जो है उसमें ज़ाहिर सी बात है बूम आ रहा है और सरमाया बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट है उसको हम होल इकोनॉमिक सिचुएशन के तनाजुर में नहीं देख सकते। देखा जाए दूसरी तरफ जिस स्पीड से भारत की आबादी बढ़ रही है, जो अब दुनिया का मेरे ख्याल में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, क्या आप समझते हैं कि वहाँ जो ग्रोथ रेट है जो 6% उसकी तवक्को की गई है वो काफ़ी होगा? मेरे ख्याल में नहीं। इंडिया को इससे ज़्यादा ग्रो करना होगा, तकरीबन 9 से 10% के बराबर, तब जाके जो मुआशी मसाइल हैं उसके वो हल हो पाएंगे। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि चूंकि स्टॉक मार्केट जो है उसमें सरमायाकारी तो आ रही है और इसको अब ये भी कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर इत्मीनान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोकल लेवल पे देखा जाए तो आपका जो लोकल इन्वेस्टर्स है वो अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं कर पा रहा और ये इशारा करता है क्योंकि आपका लोकल इन्वेस्टर जो है उसका लोकल स्टॉक मार्केट के ऊपर इत्मीनान उस तरह से नहीं है। तो इसके लिए जो आप कह रहे हैं इस्लाहात हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो मेरे ख्याल में उसकी जरूरत। अब इस बात को लिया जाए क्योंकि लोकल इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोकल लेवल पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं अदारों के अंदर उसकी अशद ज़रूरत है। अगर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वक्त पे कर ली जाती हैं तो फिर लोकल इन्वेस्टर जो है उसका इत्मीनान बहाल भी होगा और वो मेरे ख्याल में लोकल लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। जब लोकल आपका इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है उसका इत्मीनान और ज़्यादा बहाल होगा और ज़्यादा रुपया, जाहिर सी बात है, वो भारतीय माशियत के अंदर शामिल होगा। अब देखा जाए तो जो भारत की मेन स्टॉक मार्केट, मुंबई स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, इस वक्त 4,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी इसमें हो चुकी है, जो एक साल पहले सिर्फ 3,000 डॉलर थी और अब ये हांगकांग स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ गई है। तो ये देखें चीज़ें जो है किस तरह आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है भारत में गैर मुल्की सरमाया की सालाना औसत 40,000 अरब डॉलर थी जो पिछले साल 13 डॉलर रह गई थी। अब ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन प्रोफेसर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर के बारे में दिलचस्प पेचीदा पहलू ये है कि इनमें शोर शराबा और हेरा फेरी ज़्यादा है, लेकिन ये सब कुछ बेहतर कारकर्दगी के नाम पर हो रहा है। जो भी गैर हुकाम गैर मुल्की सरमाया को लाने का जिम्मेदार है, इनका शिकवा है कि बाद में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो शिकायत वो करते हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, या किसी भी मनसूबे की मंजूरी में हर सतह पर बहुत से सरकारी हुकाम मुलवस होते हैं और जब आपको पता है जब बहुत से लोग मुलवस हों तो वो मनसूबा फिर कितनी जल्दी कह लेंगे पाया तक बिल्कुल पहुँचता है, ये आपके सामने, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं सदर इंद्रजीत गिल ने यह कहा है कि 2024 में आलमी माशियत इंतहाई कमज़ोर हालात का शिकार होगी और इस साल ग्रोथ जो है वो तकरीबन 3% रहने की तवक्को है। और उसमें यह भी कहा गया है, उन्होंने ये एक प्रिडिक्शन की है कि चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो क्राइसिस का शिकार होगा या वो डाउनफॉल का शिकार होगा। अब ये प्रिडिक्शन है, इसके ऊपर कितना ज़्यादा मेरे ख्याल में हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है चाइना का, मेरे हमें चाइनीज़ जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ों को, सारे सेक्टर्स जो हैं उनको वो डेवलप कर रहे हैं और मैं तो खैर उसमें ये नहीं देख पा रहा कि वाकई चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कहीं गिरावट नज़र आ रही है। अब चाइना के जो ज़र वाला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 32,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के बारे में ये बात देखी जा रही है कि पाकिस्तान की शराफिया के वसाइल पर गिरफ्त तोड़ने की ज़रूरत है। और ये अब कोई नई बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को वापस उसी ट्रैक पर लेके आने के लिए मैंने पाकिस्तान के अंदर जो 5 से 7% जीडीपी ग्रोथ रेट उसकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि जब तक हम 5 से 7% ग्रोथ रेट नहीं करेंगे पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला जो कभी हल नहीं होगा। अब ये पाइड की रिपोर्ट है भाई जो पब्लिश हो रही है, वो ये बात कर रहे हैं अफसरान जो ग्रेड 21 में काम कर रहे हैं उनके ऊपर आने वाले जो अखराजात वो अक़वामी मुत्तहिदा के अफसरान के ऊपर जो खर्च होने वाली रकम है उससे भी ज़्यादा है। आप ये खुद अंदाज़ा कर लें कि मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ,
और जो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 2% से 3% बताई जा रही है। आबादी के मसाइल हमें हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है और बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन जो ग्रेड 21 के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, अफसरान जो हैं, उनकी तनख्वाहें जो है कौमी मुत्तहिदा के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों से भी ज़्यादा हैं। तो फिर आप खुद सोच लें कि वाकई कितने गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं वो हम साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये उनकी तनख्वाहें हैं, उसके साथ और भी इंसेंटिव्स हैं जिसके ऊपर मुल्की पैसा खर्च होता है। और उसके बाद भी अगर इनकी कारकर्दगी ये हो तो फिर सवालिया निशान तो बनता है ना यार। अब वजह यह है कि चूंकि हालात बड़े अनसर्टन हैं और इन हालात को देखते हुए जो आपका लोकल इन्वेस्टर जो पाकिस्तान का जो काम कर रहा है उसने भी अपनी सरमायाकारी रोकी हुई है। वजह उसकी यह है कि किसी भी सेक्टर के अंदर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कॉम्प्रीहेंसिव और जामे नहीं है और ना लॉन्ग टर्म है। और सरमायाकार जो है वो आने वाले बजट के ऊपर भी गौर कर रहे हैं कि हुकूमत जो है आने वाला बजट वो किस तरह का पेश करेगी ताकि वो अपने लाहे अमल जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तय करें। पुरानी सरमायाकार भी ये देख रहे हैं कि आने वाली हुकूमत की पॉलिसियों पर डोनर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स का कितना इतमाद है वो भी देखा जाएगा। और इस तरह वो सरमायाकारी के मतलब फैसला करेंगे आया कि जो मौजूदा गवर्नमेंट की या आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी वो हमारे लिए फेवरेबल होंगी या अनफेवरेबल होंगी, ताकि उसके मुताबिक हम फैसला करें कि आया कि वी आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान नॉट। अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कहा है कि इस बारे में बेयकीनी से गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर हो सकती है, जिससे इसकी कमज़ोर मुआशियत और तरक्की की शरह पर मज़ीद बुरा असर पड़ेगा। और आप देखें कि हम जो हालात हैं, हर दूसरा बंदा ये पूछ रहा है क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, क्या ये हमने जमहूरियत के नाम के ऊपर मजाक बनाया हुआ है। मेरा कैमरामैन नेमत वो मुझसे अभी भी ये पूछ रहा है कि सर वो इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो मेरा तो यकीन है कि इलेक्शन हो जाएगा और मैं उसको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि भाई इलेक्शन भी हो जाएंगे और जमहूरियत के साथ तुम जो मजाक कर रहे हैं ये मजाक भी नहीं होगा, जमहूरियत बहाल होगी। तो थोड़े दिनों का वेट करो। 2023 की मनफी जीडीपी ग्रोथ रेट, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, मुकाबले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, IMF, ब्लूमबर्ग और कौमी मुत्तहिदा ने 2024 के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 2 से 30% रहने की पेशेनगोई की है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कौमी मुत्तहिदा ने यह कहा है कि इस साल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक जो कम आमदनी वाले ममालिक हैं वहाँ फूड सिक्योरिटी और मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और ये बात मेरी वही है जब आपसे मैंने कहा था कि देखें ये जो बंदा वो कह रहा है 2024 में हालात अच्छी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि ये 2025 के बाद जाके चीज़ें जो सुधरना शुरू होंगी। क्यों? वजह यह है कि हम भी दुनिया के साथ लिंक हैं। अगर मुल्की मुआशियत में बेहतरी आएगी उस वक्त, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट, हम ट्रेड कर रहे हैं दुनिया के साथ लिंक है, और दुनिया के अंदर कोई क्राइसिस होगा तो उसकी हीट जो है वो पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ेगी। अब ये मत कहें कि पूरी दुनिया जो वो अनसर्टेनिटी का शिकार और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली की नहरें बहना शुरू हो जाएं, तो ये हमें वो चैलेंजेस जो हैं ग्लोबल लेवल पे जब क्राइसिस होगा तो वो हमें भी कुछ ना कुछ उसका फेस करना पड़ेगा। अब मसला सिर्फ ये है कि मुल्क में बालादस्ती किसकी कायम है, सिविलियन की या किसी और की, इसका फैसला कर लें। क्यों? अगर सिविलियन की बालादस्ती होगी तो मुल्क बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा।